हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में मैं आपके लिए एक स्टूडेंट की आंसर शीट लेकर आया। अच्छा, आंसर शीट क्यों लेके आया हूँ? आंसर शीट इसलिए लेके आया हूँ जिससे आप गलतियाँ समझ सकें। ठीक है? क्या एक स्टूडेंट क्या-क्या गलतियाँ करता है अपनी आंसर शीट में जब भी वो एग्ज़ाम हॉल में आंसर्स लिख के आता है, तो उससे क्या-क्या गलतियाँ हो जाती हैं। और एक स्टूडेंट के दिमाग में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है कि हमारे इवैल्यूएशन आईसीएसई ने सही नहीं किया। ठीक है? हमें तो 5 में से 5 मिलने चाहिए थे, हमें तो 5 में से 4 मिले थे। फिर आईसीएसई ने क्यों मुझे 2 नंबर दिए, क्यों मुझे 1 नंबर दिया? तो आईसीएसई ने मेरे साथ गलत किया। तो इसको भी समझेंगे, क्या आईसीएसई सच में आपके साथ गलत कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या सही इवैल्यूएशन हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है? तो वो भी समझ लेंगे और हम अपनी गलतियाँ भी समझ लेंगे कि क्या हमसे आईसीएसआई डिमांड करता है और हम क्या उसको डिलीवर करके आते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम देखने वाले हैं, ठीक है? मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, ये सेशन पूरा देखिएगा, ठीक है? ये सेशन बहुत हेल्प करने वाला है आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है? और कुछ गलतियाँ आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? और अपने मार्क को 1-1, 2-2 मार्क्स अपने हर क्वेश्चन में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं एक आंसर शीट लेके आया आया हूँ और इस आंसर शीट में अगर आप देखेंगे, तो स्टूडेंट ने बेसिकली 40 मार्क्स स्कोर करे हैं और 7 मार्क्स उसको रैशनलाइज़ेशन के दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन, ठीक है? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो 7 नंबर है वो स्टूडेंट के ही हैं, कॉपी थोड़ी स्ट्रिक्ट चेक हुई होगी, ठीक है? उस बेसिस पे उसको 7 नंबर और दे दिए गए हैं और उसके टोटल मार्क्स 47, ठीक है? अब ये देखते हैं कि अब मैंने कुछ क्वेश्चन्स आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, 5 टू 6 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है? और क्वेश्चन मैंने हर आंसर के ऊपर मार्क कर दिया है, ठीक है? जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए, ठीक है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक मैंने क्वेश्चन लिया है, पहला ही क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है वो है 5A। 5A क्या क्वेश्चन है? दिस बेसिकली ब्रीफली डिस्कस द मेन पर्पस फॉर एन इंटरव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट। कैन इंटरव्यू हैव ऑल दोज़ पर्पसेस एट द सेम टाइम? The interview technique can be gainfully used in structured or unstructured manner to elicit information from the entity both in planning phase as well as in execution phase. Explain. अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, हम इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, जब भी तो हम बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड को फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है डिस्कस करो मेन पर्पस फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है? पहला हमसे वो क्या पूछ रहा है, मेन पर्पस। मेन पर्पस। दूसरा, कैन एन इंटरव्यू हैव ऑल दोस पर्पस एट द सेम टाइम? तो उसकी दूसरी डिमांड ये रही, क्या हम जो इंटरव्यू के जो जितने भी टेक्निक्स होते हैं उनको सेम टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जो पर्पस है वो सेम टाइम पे हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? उसका दूसरा। तीसरी बात पूछ रहा है, इंटरव्यू टेक्निक है कैन बी गेनफुली यूज इन अ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड मैनर टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एंटिटी बोथ इन प्लानिंग फेज एज वेल एज एग्जीक्यूशन फेज। एक्सप्लेन। बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना है, प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज में हम कौन कौन सी टेक्निक किस तरीके से यूज करते हैं टू इलिसिट द इन्फॉर्मेशन। तो वो बेसिकली टेक्निक, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फेज आपको एक्सप्लेन करना था। तो 3 बातें पूछी, पहली दूसरी हमने आइडेंटिफाई कर ली और तीसरी ये। अब स्टूडेंट ने क्या आंसर लिखा हुआ है हम वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ने सबसे पहले इंटरव्यू को बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट इन इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिट इन विच ऑडिटर विल गेट टू नो अबाउट द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन थ्रू इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉय ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइन में उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, थ्री टाइप्स होते हैं। इंटरेक्शन एक्शन विल टेक प्लेस, ओरिएंटेशन, इंटरव्यू इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं कहूंगा इसमें उसने ओरिएंटेशन तो सही लिखा है बिल्कुल, इंटरव्यू इंक्वायरी ये गलत है, ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, आप देखेंगे आपने पढ़ा होगा। तो ओरिएंटेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है एंड थर्ड वन इज द कंफर्मेशन। तो यहाँ पे उसने एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, थर्ड वन यहाँ कंफर्मेशन वो मिस कर गया बेसिकली। ठीक है, तो पहला होता है ओरिएंटेशन, दूसरा एग्जामिनेशन एंड थर्ड वन इज द कंफर्मेशन। ये तीन बेसिकली टाइप ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, ब्रीफली डिस्कस द मेन पर्पस फॉर द इंटरव्यू। मेन पर्पस तो स्टूडेंट ने बेसिकली यहाँ पे पर्पस नहीं लिखा हुआ, पर्पस यहाँ पे 2 लाइन में डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है, सॉरी। स्टूडेंट ने लिखा हुआ है पर्पस क्या है, टू बेसिकली एंटिटी इन ऑपरेशन थ्रू इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉइज ऑफ द। ठीक है, तो नो अबाउट द एंटिटी, वो एंटिटी को जानने के बारे में जानना होता है, तो वो स्टूडेंट ने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद दूसरी डिमांड आईसीएसआई की है, कैन इंटरव्यू हैव ऑल द पर्पस एट द सेम टाइम? इसका आंसर उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। Usually two type of interaction can happen at only because all three cannot be at the same time and it is not possible to examine the evidence without orientation or interview. ठीक है, इंटरव्यू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आएगा। तो अगेन मैं बोलूंगा फर्स्ट वन उसने मेंशन कर दिया, सेकंड वन मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने ओरिएंटेशन को, इंटरव्यू को और एग्जामिनेशन को एक्सप्लेन भी कर दिया, जो कि करना था, जो कि आईसीएसआई की डिमांड भी थी। ठीक है, अब फिर हमें एक्सप्लेन करना था प्लानिंग फेज एज वेल एज एग्जीक्यूशन फेज। प्लानिंग फेज भी बताओ और एग्जीक्यूशन फेज भी बताओ, कैसे हम इसको इसमें स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करेंगे। ये स्टूडेंट ने कहीं भी आंसर नहीं करा। तो मैं बोलूंगा थर्ड वाला जो मेरा इशू था वो तो स्टिल अनआंसर्ड है। ठीक है,
वो तो अनआंसर्ड ही रह गया। कहाँ उन्होंने एग्जीक्यूशन फेज की बात करी, कहाँ उन्होंने बेसिकली प्लानिंग फेज की बात करी, नहीं करी ना। ठीक है, तो प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज जो है हमारा वो अनआंसर्ड है यहाँ पे। प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, अब तो स्टूडेंट बहुत सारी रिवाइज ही कर रहे होंगे, तो आपको तो पता होगा प्लानिंग फेज और एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है। प्लानिंग फेज में क्या होता है, हम ओरिएंटेशन करते हैं और कंफर्मेशन करते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है, बेसिकली टू नो द ऑडिट बिजनेस, बिजनेस जाने ऑडिट का, अगेन सेम साइड हम उसको कंफर्म भी करते हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूशन फेज की, तो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है, बेसिकली एग्जामिनेशन होता है, जो हम जितनी भी एविडेंसेस हैं ऑडिटी के उसको गैदर करते हैं और बेसिकली टू सपोर्ट द ऑडिटी ऑब्जेक्टिव, यही होता है ना एग्जीक्यूशन फेज में। तो ये स्टूडेंट ने नहीं मेंशन किया, जिसकी वजह से उसको मार्क्स कितने मिले, यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं, उसको 5 आउट ऑफ 5 नहीं मिले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, पर उस वो ये जो थर्ड इश्यू था वो मिस आउट कर गया, और मिस आउट करने की वजह से क्या है, उसके 2 मार्क्स कट गए। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते आई मैंने तो सही लिखा है और आईसीएसआई ने मुझे 5 में से 5 क्यों नहीं दिए। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपने थर्ड इश्यू जो था वो मेंशन नहीं किया, जो कि आपको लिखना था यहाँ पे। अब 5C की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और फाइंड आउट किया है। अब वो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली अ चेंज मे नॉट बी कंसिडर्ड रीजनेबल इफ इट अपीयर दैट द चेंज रिलेट टू द इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट, incomplete or otherwise unsatisfactory. Justify your answer with an example explaining when there should be a change in terms of engagement. Elucidate what precaution the auditor should take accepting change in terms of engagement. Again मैं बोलूंगा क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है, एक्सप्लेन एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। पहला क्या हमें जस्टिफाई करना है, ये वाली बात जो वो उसने स्टेटमेंट दी है, ये चेंज मे नॉट बी कंसिडर रीजनेबल इफ इट अपीयर दैट चेंज रिलेट टू द इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और अदरवाइज अनसैटिस्फैक्टरी। क्वेश्चन तो टॉपिक पे पता चल गया होगा, किस टॉपिक पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेसिकली टॉपिक पे ऑडिट एंगेजमेंट और चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट पे। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है विद एन एग्जांपल। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहा है, व्हेन देयर शुड बी अ चेंज इन द टर्म्स, कब हो सकता है चेंज, वो भी एक्सप्लेन करना है। तीसरा वो पूछ रहा है व्हाट प्रिकॉशंस। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा व्हाट प्रिकॉशन द ऑडिटर शुड टेक व्हाइल एक्सेप्टिंग द चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो क्या क्या ऑडिटर को प्रिकॉशन लेने होंगे जब भी वो एक्सेप्ट करेगा चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आंसर भी देख लेते हैं इस तरीके से, स्टूडेंट का आंसर क्या है। स्टूडेंट ने CSAS 1 को रेफर किया है, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अभी उसने स्टेटमेंट लिख दी, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, उसको हमें जस्टिफाई करना है। स्टूडेंट अगेन डायरेक्ट बोल रहा है एज पर CSAS 1, जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा CSAS 1 में लिखा ही नहीं हुआ कि ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द चेंज इन टर्म्स ऑफ, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ CSAS 1 में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ engagement proposed by the company unless it is reasonable or justifiable, the auditor shall not accept the change or limitation। ठीक है, ये बात सही लिखी हुई है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, व्हेन देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैन बी चेंज, बोला हुआ है उसने, अपना एक एग्जांपल खुद बनाया हुआ। इफ अ पब्लिक कंपनी हैज गिवन टू, ठीक है, ये कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उसने एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, जस्टिफाई हो सकता है थोड़ा वीक है, पर उसने एग्जांपल दिया है। इन द सिनेरियो चेंज इन टर्म्स इज एक्सेप्टेबल एज इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द लॉ, बिल्कुल सही बात है। एनी अदर चेंज लॉ द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट एंड आस्क द मैनेजर टू रिमूव सच चेंज इफ सच चेंज रिक्वेस्ट नॉट मैनेजर व्हिच इज स्टैट्यूटरी, द ऑडिटर में विथड्रॉ फॉर द एंगेजमेंट। ठीक है, मान लिया, पर इसमें प्रिकॉशंस कहाँ हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। स्टूडेंट ने प्रिकॉशंस तो लिखे ही नहीं है, क्योंकि हमारा थर्ड इशू था। ठीक है, और ना कोई भी, अगर मैं स्टूडेंट ने ना ही किसी कंसिडरेशन की बात करी, कंसिडरेशन पेमेंट वाला कंसिडरेशन नहीं। ऑडिटर क्या क्या चीज कंसिडर करेगा जब भी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की बात होगी। ठीक है, तो ऑडिटर क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा, वो सब बातें होनी चाहिए थी ना, कि क्या हमारा ऑडिटी जस्टिफिकेशन दे रहा है, वो मुझे कंसिडर करना होगा। ठीक है, जब भी चेंज होगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, तो लेवल ऑफ एश्योरेंस मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, चेंज की वजह से लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस तो नहीं आ रहा, तो लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात भी करनी चाहिए थी आपको। ठीक है, आपने कहीं भी रिवाइज एंगेजमेंट लेटर की बात नहीं करी। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एंगेजमेंट लेटर होगा चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये सारी चीजें मुझे लिखनी थी ना, तो मैंने ये सारी चीजें बेसिकली नहीं लिखी, रीजनेबल बेसिस के ऊपर बात नहीं करी मैंने कुछ भी। ठीक है, तो स्टूडेंट को आंसर मिले हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिकली 4 प्रिकॉशंस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं और CSAS 1 का पार्ट है, वो भी आपने मेंशन नहीं करे। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये स्टूडेंट की गलतियां थी, उसने नहीं करा, इसकी वजह से उसके 3 मार्क्स कट हो गए। और आप देखोगे कोई भी क्लियर हेडिंग नहीं दी हुई है। आप एक हेडिंग जरूर देखें एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ एक हेडिंग जरूर देखें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टार्टिंग में हेडिंग दीजिए चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5B। After the exit meeting and the completion of the audit procedure, the auditor should prepare an executive summary of the audit findings, comment
कमेंट करो, ठीक है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके ऊपर कमेंट करना है। जब भी कमेंट दिया होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई स्टेटमेंट होता है और उसके नेक्स्ट लिखा होता है कमेंट, तो उस स्टेटमेंट को आपको वैलिडेट करना है, येस नो से स्टार्ट करना है, येस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, और फिर उसको स्टेटमेंट को अपनी एक्सप्लेनेशन से वैलिडेट करना। ये होता है कमेंट का मीन्स। और एल्यूसिडेट व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव समरी, और एग्जीक्यूटिव समरी की एक आपको लिस्ट देनी थी। तो दो बातें हैं, पहले तो वैलिडेट करना है, पहली बात। दूसरा, एक आप एग्जीक्यूटिव समरी का क्या-क्या कंटेंट होता है, वो आपको देख के आना था। अच्छा, एक गलती और है स्टूडेंट जो कर रहा है बार-बार, आपने शायद देखी हो। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। ये भी मैं बोलता हूँ थोड़ी गलती ही है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे वीक है। आपका एक क्वेश्चन अगर 1 पेज फिल करा है आपने, नेक्स्ट पेज की आपकी 4-5 लाइन ले रहा है अगर क्वेश्चन, तो ये नहीं है कि आप वहीं से स्टार्ट कर दें नेक्स्ट पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट आपको फ्रेश पेज से करना है। हर क्वेश्चन का हर पार्ट एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होना ही चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि आप पेज बचाने के चक्कर में आप वहीं पे ही बिल्कुल आप लिख दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अच्छा, अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। पहला हमें कमेंट वैलिडेट करना है स्टेटमेंट को, और दूसरा बोलना है व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव समरी। अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है, सबसे पहले एग्जिट मीटिंग ऑफ एन ऑडिट, ये हेडिंग बना दी जो कि बिल्कुल ही गलत है। एग्जिट मीटिंग ऑफ एन ऑडिट, हम एग्जिट मीटिंग के बारे में थोड़ी बता रहे हैं, हम तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव समरी की बात करें, और यहाँ पे हमें एग्जीक्यूटिव समरी ही बताना है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव समरी बताना है। तो अब लिखा क्या है वो भी देख लें। इट इज द फाइंड, पता नहीं है स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है। It is the final step of an audit process in which the audit explain the findings and observation with the auditor. तो ये तो उसने एग्जिट, बेसिकली एग्जिट मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है। आई थिंक एग्जीक्यूटिव समरी तो उसने लिखा ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में तो लिखा ही नहीं है ना उसने। So what is executive summary? Executive summary contains sufficient information to stand alone as a summary of evidence which support the auditees team conclusions, ठीक है? और एग्जीक्यूटिव समरी का पर्पस क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन में आप क्या क्या लिख सकते थे। एग्जीक्यूटिव समरी एक्सप्लेन द की ऑडिट इश्यूज क्या है, कैटेगरी ऑफ रिस्क क्या है, उनके रिजोल्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ हमने एडजस्टमेंट की हुई है, ठीक है? ये सब चीजें आपको लिखनी थी अपने आंसर में। तो आप सिंपली एग्जिट मीटिंग एक्सप्लेन करके आगे चल दिए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एग्जिट मीटिंग बताना, आपको एग्जीक्यूटिव समरी एक्सप्लेन करना था। ऑडिटर शुड प्रिपेयर एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, कमेंट करो हाँ वो प्रिपेयर करता है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है? और एग्जीक्यूटिव समरी को बताओ उसका पर्पस क्या होता है, क्या मतलब उसके उसके बाद कंटेंट बताने थे। अब कंटेंट के ऊपर हम बात करेंगे, ए बी सी डी। बुक में देखोगे मॉड्यूल में 15 पॉइंटर्स दिए हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में हम कितने 4 पॉइंटर लेके आ रहे हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलने वाले हैं। तो उसने उसने एक ही मार्क्स दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गलत चेकिंग हुई है, मेरा इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ। यहाँ इस चीज़ ने बिल्कुल सही इवैल्यूएशन किया है। अब हम एक आध क्वेश्चन वो भी देखेंगे जहाँ आईसीएसआई, जहाँ बेसिकली जो भी कॉपी वैल्यूएटर है उसने क्या करा है, मार्क्स, आंसर गलत है पर मार्क्स पूरे दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आंसर गलत है काफ़ी हद तक, मतलब आप बोलोगे तो जिस बेसिस पे आंसर लिखना था वो बेसिस ही नहीं है उसमें, और जो बेसिस लिखा हुआ है स्टूडेंट ने वो गलत है, और स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है? पर स्टूडेंट वो पॉइंट आउट नहीं करता, क्योंकि वो चेक ही नहीं करता, वो सोचता है 5 में से 5 मिल गए, मुझे क्वेश्चन देखना ही नहीं है अब तो, ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे, वो भी बिल्कुल देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको गलती समझ आ गई, एग्जीक्यूटिव समरी उसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन दी, और कंटेंट जो था बिल्कुल जो भी व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव समरी, तो वो भी उस स्टूडेंट ने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आपको पूरे अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 10 टू 12 पॉइंटर्स तो आपको लिखे ही आने होंगे उस सिचुएशन में, ठीक है? तो तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 से 5। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अच्छा, ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, पर इसको देख लेते हैं। ऑडिट सैंपलिंग इज एन इन्वेस्टिगेटिंग टूल इन विच लेस देन 100% ऑफ द टोटल आइटम विद द पॉपुलेशन ऑफ आइटम आर सेलेक्टेड टू बी ऑडिटेड, ठीक है? इट इज एन ऑडिट टेक्निक दैट प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस दैट अलाउ ऑडिटर टू इशू ऑडिट ओपिनियंस विदाउट हैविंग टू ऑडिट एवरी सिंगल आइटम एंड ट्रांजैक्शन। अब इससे क्या पता चलता है, ऑडिट सैंपलिंग तो खुद ही उसने एक्सप्लेन कर दिया है मुझे। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या है, ऑडिट सैंपलिंग को एक्सप्लेन किया। गिव द पर्पस एंड फॉर्म ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, ठीक है? फॉर्म ऑफ ऑडिट सैंपलिंग पूछा है, 2 टाइप की ऑडिट सैंपलिंग होती है, ठीक है? अभी नीचे बात करने वाले हैं। गिव द पर्पस, पर्पस भी बताना है मुझे। पर्पस बोले तो ऑब्जेक्टिव बताना है उसको, ठीक है? सबसे पहले स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप उसको बेसिकली वैलिडेट तो करेंगे ना। अगेन सैंपलिंग हेडिंग बनाई हुई है, सही है। इट इज एन ऑडिट टेक्निक यूज्ड बाय द ऑडिटर, अगेन मैं बोलूंगा क्या, ये तो ऊपर ही बताया हुआ है। व्हेन द डाटा इज टू बी ऑडिटेड इज मोर देन द ऑडिट यूज दिस टेक्निक, यही होता है क्या? या फिर ये बोलूं कि टाइम और रिसोर्स बचाने के लिए भी कभी कभी ये टेक्निक यूज की जाती है, या जहाँ पे हमें बेसिकली ऑडिटर को फीस कम मिलती है वहां पे भी ये टेक्निक यूज की जाती है। उसके बाद डाटा विच इज कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग बिलो 100%, ये भी ऊपर दे रखा है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही रिपीट कर रखा है। देखिए ये दे रखा है लेस देन 100%, तो ये वाली लाइन भी रिपीट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा क्वेश्चन में से उठा के लिख दी, तो नया तो कुछ इसमें काम किया ही नहीं है। पर्पस ऑफ ऑडिट सैंपलिंग देखते हैं। व्हेन द डाटा when the data required to be audited is more than the audit cannot vouch every sales and purchase entry in order to complete the, ये तो एग्जांपल ही बोलूंगा मैं।
अगेन वही घुमा फिरा के ऊपर वाली बात यही डाल दी, एक एग्जांपल डाल दिया, परचेज एंट्री, सेल एंट्री विद इन द ऑडिट सैम्पलिंग इज डन। उसके बाद जीरो लेस रिसोर्स यूज फॉर सैम्पलिंग, टाइम कंजप्शन रिड्यूस, ऑल द डाटा विल बी ऑडिटेड। ये पॉइंट कहीं ना कहीं तक सेम ही अच्छे यूज हुए हैं कि लेस रिसोर्सेज है, टाइम कंजप्शन की बात करी है, ऑल द डाटा विल बी ऑडिटेड। पर अगेन मैं बोलूंगा कीवर्ड का कोई यूसेज नहीं किया हुआ है इसमें। अगेन ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में दिए हुए हैं वो भी मेंशन नहीं किए हैं, पर्पस तो वही है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे तो वही पर्पस पूछना था ना, वो जो पूछा गया था वो मैंने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे मार्क्स इसलिए नहीं मिले हैं स्टूडेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, आप बताएंगे ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है सिंपल वर्डों में। ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब भी ऑडिटर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है, ठीक है, तो उसमें बिना सिंगल ट्रांजैक्शन, बिना किसी एवरी आइटम को चेक किए बिना ऑडिटर क्या है अपना ओपिनियन देता है पूरे कंप्लीट आइटम ऑफ पॉपुलेशन पे, इसको बोलते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नॉट फीजिबल टू ऑडिट एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन, एवरी सिंगल आइटम्स। ठीक है, क्योंकि वो कॉस्टली होने वाले हैं, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे और उतना है नहीं। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ऑडिटी ने क्या बोला है कि मुझे इतने टाइम फ्रेम में ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, अब टाइम कम है मेरे पास, मुझे अपनी रिपोर्ट लगानी है, तो उस केस में क्या मैं ऑडिट सैम्पलिंग चूज करूंगा ना। तो अगेन अगेन मैं टाइम बाउंड हो गया, कहीं कहीं बेसिकली रिसोर्स कॉन्स्टेंट भी हो जाता हूं मैं, तो उस केस में ऑडिट सैम्पलिंग का यूज करता हूं मैं। उसके बाद ऑडिट सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑडिट सैम्पलिंग में जो मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, चाहे मैं बेसिकली कोई सा भी फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग यूज कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे जो भी मैंने अपने आइटम सेलेक्टेड आइटम निकाले उसके बेसिस पे मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है ऑडिट सैम्पलिंग। ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, ना ही कोई कीवर्ड यूज हुए हैं। सैम्पलिंग टेक्निक कैन हैज टू फॉर्म्स, टू फॉर्म है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। ठीक है, अगेन यहाँ पे उसने बिल्कुल सही लिया है, ये कीवर्ड रैंडम टूल्स यूज करते हैं लाइक मीन, मोड, मीडियम। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात, पर कोई एग्जांपल मेंशन नहीं किया, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटिंग रिस्क जब भी एक्सप्लेन करते हैं वहां एग्जांपल दीजिए आप। ठीक है, जब भी उसके फॉर्म ऑडिट सैंपलिंग यूज करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, एग्जांपल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोलता हूँ। और यहाँ भी और उसने बिल्कुल सही दिया है, चूज द सैंपल बेस्ड ऑन हिज जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट, बिल्कुल सही, ये कीवर्ड है। पर अगेन उसने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है उसने, और क्या देखना है हमें, बस ऑब्जेक्टिव उसने बताया नहीं है, उसने कोई स्टेटमेंट को जस्टिफाई अच्छे से नहीं किया हुआ है, वही रिपीट किया हुआ है, तो मार्क्स मिले फिर भी 3। देखो पर्पस, पर्पस उसने, ठीक है, लेस रिसोर्स यूज फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, ये काफी हद तक ये ठीक है, ये वाला ठीक तो नहीं है। ठीक है, पर उसने पर्पस पूरा अच्छे से नहीं लिखा जैसा मॉड्यूल में दिया हुआ, फॉर्म्स उसने सही लिए, तो उसके बेसिस पे उसको 3 नंबर दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा काफी सही मार्क्स मिले हुए हैं उसको, 3 नंबर ही इस आंसर के लिए बुरे नहीं है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव मुझे अच्छे से लिखने थे, मैंने वो नहीं लिखे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखना, 4B देखना है। चलिए 4B देख लेते हैं। 4B क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल प्लान द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सो दैट इट इज पॉसिबल टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। The application of professional skepticism enhance the effectiveness of applied audit procedure and reduce the risk and possibility that the auditor will reach in an appropriate conclusion when evaluating the result of audit procedure। अब ये पूरा एक्सप्लेन ही किया हुआ, मतलब ये क्या है, ये लाइंस आपके मॉड्यूल से उठाई गई हैं बीच बीच पैराग्राफ में से, और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। तो हाउ डज एन ऑडिटर डेवलप एन ऑडिटर प्लान, क्वेश्चन आया हाउ डज एन ऑडिटर डेवलप एन ऑडिट प्लान, तो क्वेश्चन किसके बेसिस पे, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान के ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑडिट प्लान भी डिफाइन करूंगा, क्या क्या ऑडिट प्लान के अंदर होता है वो भी वो भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, मतलब लिस्ट बना के आऊंगा, और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्या क्या अडेप्शंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो सब चीजें टाइम टू टाइम चेंज और मॉडिफिकेशन होता है ना ऑडिट प्लान में, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता के आऊंगा। तो हाउ डज एन ऑडिटर डेवलप एन ऑडिट प्लान, इसके बारे में देखते हैं। द ऑडिट प्लान बनाई हुई है, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान नहीं बनाई हुई है। ऑडिटर शैल प्लान एवरी ऑडिट बिकॉज देयर मे बी
that any part may be unaudited or two purpose में auditing the same part, ठीक है, duplication of effort and will be audit plan is required। चलिए, how does an, ये तो क्यों बनाते हैं वो बता दिया, ठीक है। हाउ डज एन डेवलपर ऑडिट ए प्लान, द बिलो आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर नहीं है, ये ऑडिट प्लान, ऑडिट फील्ड, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, टाइमलाइंस, ये तीन हेडिंग बनाई हुई है स्टूडेंट ने। तो अगेन मैं बोलूंगा ये क्या इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर नहीं, ये ऑडिट प्लान का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये चीजें कंसिडर नहीं होती, ये ऑडिट प्लान का पार्ट होती हैं, एक तरीके से कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान बोलूंगा। अगेन ये तीन चीजें नहीं इनफ, ठीक है। ऑडिट फील्ड, ऑडिट ऑब्जेक्टिव और टाइमलाइन तीन चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें, ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें स्टूडेंट ने मेंशन नहीं करी हैं। अगर मैं देखूं तो बेसिकली इंट्रोडक्शन आता है, ऑडिट फील्ड आता है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आता है, ऑडिट कवरेज आता है, मेटेरियलिटी आता है, रिस्क आता है, ठीक है। ऑडिट की क्या अप्रोच होने वाली है वो भी आता है। तो वो सब क्या है, ऑडिट प्लान का पार्ट है, तो वो हमें लिखनी थी ना। और कहीं भी बेसिकली मॉडिफिकेशन, चेंजेस, अडॉप्शन, एडहेरेंस, इन सब की बात नहीं कही, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपको लिखने थे। तो स्टूडेंट ने बेसिकली ये सब चीजें नहीं लिखी हैं, और उसको मार्क्स क्या मिले हैं, वही सेम मार्क्स, 1 नंबर उसको यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज तो लिखी ही नहीं ना। हाउ डज एन ऑडिटर डेवलप एन प्लान, कैसे, वो तो आपने लिखा ही नहीं है, तो मार्क्स भी आपको नहीं मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अभी वो वाला क्वेश्चन आया नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने फाइंड आउट किया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3A, 3A नहीं है ये, 3 स्मॉल वाला ए है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में था और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, और टेबल कॉपी करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए बेसिकली कोई नहीं, हम क्वेश्चन पेपर भी लेकर आए हैं, क्वेश्चन पेपर से आपका ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3A को पहले रेफर कर लेते हैं एक बार, 3A क्या है, ये रहा, देखो मैंने निकाल के रखा हुआ है क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल, अब अच्छा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल ऑफ जेकेवी लिमिटेड ऑफ अ पब्लिक कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। फिगर्स दी हुई हैं कुछ, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद आप बेसिकली सीएफओ हैं जेकेवी लिमिटेड के, यू आर द डायरेक्टर, you that secretarial audit is applicable on your company as per section 204, read with this, which provided it shall annex with this board report made in terms of subsection 3 134 of the act a secretarial audit report given by PCS in the form number MR3 as attached as annexure A। You have to advise your director regarding the applicability of secretarial audit। मतलब आप सीएस हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, मतलब नहीं, सॉरी, आप डायरेक्टर हैं, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर द सीएफओ ऑफ जेकेवी लिमिटेड, आप क्या है, आप सीएफओ हैं, और आपको एडवाइस करना है डायरेक्टर भी सेक्रेटरियल ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा कंपनी पे, हमें वो बताना है। और हम पे 3 डाटा दिए हुए हैं, 30 सितंबर का, 31 दिसंबर का और 31 मार्च का, ठीक है, 3 डाटा दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट, आपको एडवाइस करना है जेकेवी लिमिटेड पे सेक्रेटरियल ऑडिट लगता है नहीं लगता। जेकेवी लिमिटेड जो है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अब एक स्टूडेंट की क्वेरी ये थी, ये पेपर जब भी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, जेकेवी लिमिटेड आप पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, तो सर आपने अनलिस्टेड ही क्यों चुना, कि अनलिस्टेड कैसे अज्यूम किया आपने। तो मैं बोलूंगा जब यहाँ फिगर्स दी हुई हैं तो, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट पे क्वेश्चन है, तो बेसिकली अनलिस्टेड ही होगी ना, तो लिस्टेड पे तो ऑटोमेटिकली लग जाता है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो तब तो मुझे थ्रेशोल्ड देखनी ही नहीं है। तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट ने आंसर क्या लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन का मेन है, ठीक है, जो जहां आईसीएसआई आपसे क्रिटिकल थिंक करवाना चाह रहा है, वो ये करवाना चाह रहा है किस डेट की आप एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, 31 मार्च की देखेंगे, 30 सितंबर की देखेंगे, 31 दिसंबर की देखेंगे, किस डेट की देखेंगे, यही मेन है, जब भी वो कंफ्यूज कर रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लिया आपने, आंसर देख लेते हैं। टू द डायरेक्टर, ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट हेडिंग दी है एज पर सेक्शन। अब ये सेक्शन कैसे लिखा है स्टूडेंट ने, सेक्शन देखो आप, मुझे तो सेक्टर नजर आ रहा है, सेक्टर नहीं है, पर देखिए मैं जो भी बोलता हूँ, स्टूडेंट थोड़ा कर्सिव राइटिंग लिखते तो हैं, पर थोड़ा स्पेस देख लेके तो ज्यादा सही है। आप ऐसे मत लिख के आना, आप ऐसे लिख के आना बड़ा बड़ा सेक्शन, ठीक है। एक्ट भी एक बार, अब हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैं मानता हूँ बुक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिर भी आप लिखेंगे, ठीक है। रीड विद रूल लाइन, रूल का नाम नहीं लिखा, ठीक है, मैं मानता हूँ वहां पे लिखा हुआ है, तो एक बार लिखने में क्या जा रहा है, आप स्टार्टिंग में लिख दिए, थ्रू आउट द आंसर कहीं भी अगर रूल का मेंशन हो रहा है तो वहां रूल लिख दीजिए, खाली रूल 9,
ठीक है? पर स्टार्टिंग में ही आप ऐसे कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग में पूरा रूल का नाम, एक्ट का नाम लिख के आएँगे। फॉलोइंग कंपनीज शैल अंडरटेक सेक्रेटरियल ऑडिट, कौन सा? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी, यहाँ पे क्या अनलिस्टेड वर्ड गायब है, ये गलती है। एवरी पब्लिक कंपनी, अगेन यहाँ पे वर्ड गायब है, एवरी कंपनी, ठीक है? आगे भी पढ़ते हैं। एवरी पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ मोर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? ये जी गलत है बिल्कुल। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद टर्नओवर 250 करोड़, लिमिट सही लिखी है स्टूडेंट ने, सबसे अच्छी बात है लिमिट सही लिखी है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी गलत है। वो बोरोइंग्स 100 करोड़ मोर ड्यूरिंग एनी टाइम एट द फाइन, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है? ये तीनों ही गलत है। आप अभी जाके सेक्शन 204 कर लीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये कोई वर्डिंग्स नहीं लिखी हुई है, ठीक है? लिखा क्या हुआ है मैं वो भी बताऊँगा 204 में। उसके बाद देखते हैं डाटा जो दिया हुआ है, जेके लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड इट्स टर्नओवर डिटेल एज ऑफ 30 सितंबर इतना 30 दिसंबर, ये क्वेश्चन उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यहाँ कोई एनालिसिस कोई कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रोविजन एंड द डाटा गिवन द सेक्टोरियल ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जेके लिमिटेड, सेक्टोरियल ऑडिट नहीं लगेगी जेके लिमिटेड पे, ठीक है? ना कोई एनालिसिस किया, क्या डेट कंसीडर करेंगे, डायरेक्टली उसने स्टूडेंट ने आंसर दिया। अच्छा मार्क्स क्या मिले, मार्क्स अभी बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले उसकी गलतियां देखते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं, अब यहाँ पे ना 204 में एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है सेक्शन में, और उस एक्सप्लेनेशन में क्लियरली मेंशन है फॉर द क्लैरिटी, मतलब ये क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफिकेशन है। क्या क्लैरिफिकेशन है? जो पेड अप शेयर कैपिटल, जो टर्नओवर, जो बोरोइंग्स और जो लोन दिया हुआ है, वो हम कौन सी डेट पे चेक करेंगे? वो लिखा हुआ है एज द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चेक करेंगे, ठीक है? ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2025-26 में हम खड़े हैं, 2024-25 की एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 की तो देखेंगे। कब की देखेंगे? 31 मार्च 2025 की ही तो देखेंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल सही, और यही देखनी थी 31 मार्च 2025 की। अब स्टूडेंट ने क्या ऐसा कुछ लिखा? ये तो मेन पॉइंट था, कन्फ्यूजन था, यही तो एनालिटिकल थिंकिंग थी, यही तो क्रिटिकल था, यही तो ट्विस्ट था। तो स्टूडेंट ने ऐसा कुछ लिखा? नहीं लिखा। ना ही उसने अपने एनालिसिस में कहीं लिखा कि हम 31 दिसंबर ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, लास्ट डेट ही क्यों ले रहे हैं और दोनों चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे। और ऐसे मेरी थ्रेशोल्ड जो है वो एक्सीड हो रही है, ये भी तो मुझे लिखना था ना, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये भी गलती है। अच्छे से एनालिसिस, अच्छा ये कोई बात मैं सोच रहा हूँ सर आप तो इतना कुछ बता रहे हो, ऐसा सजेशन में सब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है? और जब सजेशन आंसर इश्यू नहीं हुए थे आईसीएसई के, उससे पहले ही हमारी वीडियो आई हुई है, ठीक है? सीएमएडीडी का, जहाँ पे हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट को मार्क्स कितने मिले वो देखते हैं, 3 नंबर, 2 नंबर, उसको कितने मिले? 5 में से 5। तो अब मुझे बताओ क्या आईसीएसआई गलत कॉपी चेक करता है? आईसीएसआई ने हाँ, गलत कॉपी चेक करता है, पर क्या स्टूडेंट के फ़ेवर में? हाँ, स्टूडेंट के फ़ेवर में। पर स्टूडेंट ये सब चीज़ें पॉइंट आउट नहीं करते। अब ये एग्ज़ामिनर ने ही गलत चेक की हुई है, क्या किया हुआ है वो मुझे नहीं पता। पर आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल अगर कुछ भी देखिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड नहीं लिखा हुआ, ये भी गलती थी। सेक्शन अच्छे से कोट नहीं कर रखे, रूल अच्छे से कोट नहीं कर रखे, ये भी गलती है। ये अगेन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन में जो कीवर्ड्स, जो लीगल वर्ड्स यूज़ हैं, वो भी उसने यूज़ नहीं करे। एनालिसिस उसने सही नहीं दिया, ठीक है? कन्क्लूजन उसने सही दिया, नॉट एप्लीकेबल। एक्सीड नहीं कर रहा, 240 है, एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी उसने मतलब नहीं लिखा हुआ। तो आप देखेंगे ना क्या-क्या स्टूडेंट ने मिस्टेक्स की हुई थी, फिर भी उसको मार्क्स मिले। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं आईसीएसई मेरे को भी चेक सही नहीं करता, उनको मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ। मिस्टेक्स आप यहाँ से भी पता लगता है आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, और लॉ वाला प्रोविजन बेस्ड आंसर जो है आपको किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए भी देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये किस पे है? ये भी सेक्रेटेरियल ऑडिट पे है, पर ये एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर के ऊपर है, ठीक है? 1 ए में आपको रिसेंट अमेंडमेंट जो आई थी उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइटिंग द रेलेवेंट प्रोविजन एज़ पर द सेबी एलओडीआर। भोला जो एक सीएस हैं, प्रोप्राइटर हैं, भोला एंड कंपनी है, लीडिंग कंपनी सेक्रेटरी पीयर रिव्यूड फर्म, व्हाट विल द मैक्सिमम डेट अप टू व्हिच भोला कैन बी अपॉइंटेड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, पहला क्वेश्चन। फर्म के लिए मैक्सिमम डेट क्या हो सकती है? और लास्ट थर्ड पार्ट देखिए, सीएसपी सोनम भोजवानी वाज ऑलरेडी वर्किंग एज सेक्रेटरी विद एमएनसी लिमिटेड 23 24 24 25, नाउ एमएनसी लिमिटेड वांटेड टू रीअपॉइंट हर वंस अगेन एज सेक्रेटरियल ऑडिटर, मतलब 23 24 24 25 के लिए ऑलरेडी सेक्रेटरियल ऑडिटर रह चुकी हैं। एडवाइज एमएनसी लिमिटेड दैट अप टू व्हाट मैक्सिमम डेट दे कैन अपॉइंट सोनम भोजवानी एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनलिस्टेड सब्सिडी कंपनी के ऊपर, इसमें मेटल सब्सिडी की डेफिनेशन लिखनी थी और उसके बेसिस पे बताना था कि कौन-कौन सी कंपनी के ऊपर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो मेटल सब्सिडी अगर पे लगेगा तो मेटल सब्सिडी काउंट होगी, ठीक है? मतलब मेटल सब्सिडी को भी तो फिर ऑडिट कराना पड़ेगा ना, तो वही यहाँ पे पूछा गया था। अब देखिए स्टूडेंट ने क्या आंसर लिखा हुआ है। एज़ पर द रेगुलेशन 24 ऑफ सेबी एलओडीआर, 24 ही है? आप मुझे बताओ 24 है, 24 ए है?
गलती नंबर 1, सेक्रेटरी इज टू बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन द एनुअल मीटिंग फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। यहाँ वो इंडिविजुअल की बात कर रहा है स्टूडेंट। इफ इट इज अ फर्म दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 टर्म ऑफ टोटली 10 ईयर। बिल्कुल सही बात। बोला सीएस प्रोप्राइटर है इसलिए 5 साल के लिए हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। इसमें कोई गलती नहीं है। पर वहाँ इंडिविजुअल वो लिखना भूल गया, कोई नहीं, पर उसने यहाँ बता दिया तो उसने 5 साल के लिए होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर मिल गया स्टूडेंट को। सीएस जो फर्म है वो 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है उसने। यहाँ पे भी उसको 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर का ही था क्वेश्चन भी। सोनम भोजवानी कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑडिटर फॉर 5 ईयर फॉर फाइनेंशियल 26-31 सब्जेक्ट टू द शेयर होल्डर। ये क्या सही लिखा हुआ है? बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? जो रेगुलेशन का जो प्रोवाइजो है वहाँ पे कुछ डिफरेंट बात लिखी हुई है, वो ऐसे नहीं लिखी हुई है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2025 से पहले 31 मार्च 2025 से पहले भी अगर किसी भी सेक्रेटरियल ऑडिटर का कोई भी एसोसिएशन है कंपनी के साथ, वो हम काउंट नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द टेन्योर 5 ईयर 10 ईयर। हम कैलकुलेशन के लिए नहीं लेंगे। ये बात लिखी हुई है। क्या स्टूडेंट ने वो बात लिखी? नहीं लिखी। प्रोविजन ही नहीं लिखा है, लैक ऑफ प्रोविजन नहीं लिखा है, डायरेक्ट कंक्लूजन उसने डाल दिया है। तो अगेन उसको 1 नंबर मिल गया है। तो आप सोचो ये गलती है। उसके बाद मेटल सब्सिडरी, मेटेरियल सब्सिडरी उसने डिफाइन किया, वो बताना था ना मेटल सब्सिडी कौन कौन सी मेटल सब्सिडी बनेंगी या नहीं बनेगी, उसके बेसिस पे सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना था। तो मेटल सब्सिडी की डेफिनेशन हमको रेफर करनी थी। तो मेटल सब्सिडी की डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले रेगुलेशन 16(1)(c) में डेफिनेशन है, स्टूडेंट ने रेफर नहीं करी, गलती। The turnover of the company is more than 10% of the council turnover of the holding company is said to be a metal subsidy। क्या ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऐसा कुछ है ही नहीं। डेफिनेशन क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है टर्नओवर ऑफ द कंपनी। पहली बात तो डेफिनेशन में नेटवर्थ की भी बात की हुई है। जब भी मैं प्रोविजन लिखूंगा तो कंप्लीट प्रोविजन लिखूंगा। ये थोड़ी टर्नओवर की बात हो रही क्वेश्चन में तो मैं टर्नओवर की अपनी जो प्रोविजन है वो टर्नओवर तक ही लिमिटेड रखूंगा। नहीं, हमें प्रोविजन पूरे लिखने हैं। मतलब जो प्रोविजन लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट प्रोविजन लिखना है मुझे। टर्नओवर नेटवर्थ के द टर्नओवर एंड नेटवर्थ ऑफ द एंटिटी इज मोर देन 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। जब भी तो वो कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड किसका? होल्डिंग कंपनी का, एंड उसकी जितनी भी सब्सिडीज है उसका कंसोलिडेटेड देख रहे हैं। पर स्टूडेंट ने क्या कुछ ऐसा मेंशन किया? सिर्फ कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका कुछ सेंस निकलता है? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई सेंस निकलता है। तो एंड इट्स सब्सिडरीज भी लिखना था, तभी तो हम कौन तो ये कॉन्सेप्चुअल वीक है, पर स्टूडेंट को आंसर मिले हैं, या उसके आंसर राइटिंग में क्या इशू था, या फिर वो वहां पे मतलब हो सकता है कि जल्दी जल्दी में वो लिखना भूल गया। इट इज टू बी सेड मेटेरियल सब्सिडी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इन कब चेक करते हैं? इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। कब चेक करते हैं? इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में हम चेक करते हैं। क्या स्टूडेंट ने ये लिखा? नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? प्रोविजन ही गलत है। उसके बेसिस पे उसने फाइंड आउट कर दिया 70 करोड़ है और उसको मार्क्स मिल गए। ठीक है, उसको मार्क्स यहाँ पे भी 1 नंबर मिल गया। अब मुझे बताइए, क्या हमें इतना सब कुछ गलत करने पे भी नंबर मिल रहे हैं? ठीक है, और स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो और स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती तो मैंने बता दी कि वो नेक्स्ट हर जो पार्ट है वो सेम उसी बेस से स्टार्ट कर रहा है, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो मेरी तरफ से थी। होपफुली ये आपको बेसिकली आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो insightful. Please like, share and subscribe to our YouTube channel Log and Excellence. Thank you so much.